व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, इश्यू ऑफ शेयर्स का हमें मतलब पता है। कंसिडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का वर्ड का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। हम लोगों ने क्या सीखा, जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो बदले में हम लोगों को क्या मिलता है सर? पैसे। बट इस केस में क्या होगा, जब भी कंपनी शेयर्स को इशू करेगी बट इस केस में उसको कैश नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जो कंसिडरेशन होगी दैट विल बी समथिंग अदर देन कैश। सर वो कंसिडरेशन होगी क्या? तो आप पढ़ते हैं, कहता अ कंपनी में इशू द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सच एज अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स। कंपनी ने किसी कंपनी से दूसरी कंपनी से एसेट्स को परचेज किया तो कंपनी ने बोला कि मैं तुझे इसके बदले में कैश नहीं दूंगी, तुझे मैं अपने जो कंपनी के शेयर्स हैं तो वो दूंगी। सर एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? लेट्स सपोज कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को एक्वायर कर लिया, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसको कैश नहीं दिया, उसको बोला कि मैं तेरे को अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू कर देती हूँ। तो इट कैन ऑल्सो बी अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिजनेस। तो आई होप तुम लोगों को मतलब क्लियर होगा कि कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब होता है। हम लोग सबसे पहले केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखो सर, इस केस में क्या हो रहा है, ये बायर है, एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, ठीक है। इसने क्या किया, वाई लिमिटेड नाम की कंपनी से कुछ एसेट्स को परचेज किया। एक बात ध्यान में रखना, जो बायर होगा वही शेयर्स को इशू करता है, तो जिसकी बुक्स में हम एंट्री डालेंगे वो भी बायर ही होगा। जब इसने वाई लिमिटेड से एसेट्स को परचेज किया, इसने बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर ऐसे कुछ एसेट्स परचेज किए वाई लिमिटेड कंपनी से और उसको बोला कि मैं तुझे कैश नहीं दूंगा, मैं इसके बदले में एक प्रपोजल रखा कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स तेरे को दूंगा, और वाई लिमिटेड ने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। तो अब देखो, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे? अच्छा, किसकी बुक्स में डालेंगे सर? ये हम डालेंगे बायर की बुक्स के अंदर। इसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे? दो पार्ट्स में हम जर्नल एंट्री को डालेंगे। तो एंट्री नंबर 1 क्या होगा? एंट्री नंबर 1 ये होगी, देखो हो क्या रहा है, बिजनेस के अंदर मेरे एसेट्स आ रहे हैं, मुझे पता है जब भी एसेट्स आएंगे तो मेरे ओवरऑल एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो एसेट इंक्रीज विल बी डेबिटेड। ठीक है सर। अब क्या होगा सर, टू कैश हम कर नहीं सकते क्योंकि कैश में तो पेमेंट हो नहीं रही। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टू वेंडर अकाउंट कर देंगे। टू वेंडर अकाउंट क्यों करेंगे? क्योंकि देखो अभी तक हमने उसको शेयर इशू नहीं किए। हम बोलेंगे तो पहले एसेट्स को आने दे, उसके बाद मैं तेरे को एसेट्स के आने के बाद मैं तेरे को शेयर्स को इशू कर दूंगा। तो सबसे पहली एंट्री तुम डालोगे कि बिजनेस के अंदर एसेट्स आ रहे हैं और वेंडर को क्रेडिट करने की। वेंडर को क्यों क्रेडिट किया सर? क्योंकि वो हमारा अभी लायबिलिटी है, अभी हमें उसको पेमेंट करनी बाकी है। ओके, तो देखो पहली एंट्री कैसे डलेगी। फर्स्ट एंट्री में हमने बिल्डिंग को किया डेबिट 10,000 से, ठीक है, स्टॉक को 5,000 से, फर्नीचर को 3,000 से। इस पे क्या रूल लगा सर? इस पे रूल लगा एसेट इंक्रीज डेबिट। सर वेंडर्स के केस में क्या हुआ, ये टू वेंडर क्यों लिखा है? वेंडर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमें कुछ सेल कर रहा है। तो इस इंसान ने हमें 18,000 के एसेट्स को सेल किया, बट ये अभी इसको पेमेंट तो की नहीं, तो इसको मैं अपनी बुक्स में लायबिलिटी स्टैंड कर दूंगा, और हमें पता है लायबिलिटी इंक्रीज इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो एंट्री नंबर 1 तो ईजी थी, एसेट्स को डेबिट करो, वेंडर को क्रेडिट करो, बस सिंपल सी एंट्री है। एंट्री नंबर 2 को पास करने से पहले एंट्री नंबर 2 क्या बोलती है, अब वेंडर्स को तुम लोग क्या करोगे, शेयर्स इशू करोगे। बट सर उसको शेयर्स इशू करने से पहले मुझे ये पता होना जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स मैं उस वेंडर को दे रहा हूं, तभी सर मैं अमाउंट निकाल पाऊंगा। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं निकालता हूं, कहता बिफोर पासिंग एनी जर्नल एंट्री कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू द वेंडर। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं, दिमाग लगाओ सर। एक मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फंडा है। मुझे वेंडर को टोटल कितना पैसा देना है उसको लिखो, ठीक है, और लिख लो कि एक शेयर कितने का है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो है वो किसके इक्वल होंगे, दैट विल बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। अब ये क्या होता है बताता हूँ, ओवर इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है
परचेज कंसिडरेशन होती है कि जो अमाउंट एक परचेजिंग कंपनी एक सेलिंग कंपनी को पे करती है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन ऊपर वाले केस में कितनी होगी सर, 18,000, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि जब मैंने एसेट्स को परचेज किया तो मेरे को बदले में कितने पैसे उसको देने हैं, उसको डिवाइड कर दो। एक शेयर का इशू प्राइस कितना है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इशू प्राइस से डिवाइड करना, ना कि फेस वैल्यू से। सर अभी इशू प्राइस क्या होता है, देखो इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा। इशू प्राइस अगर इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, अगर शेयर्स जो हैं वो पार पे इशू हुए हैं तो क्या होगा, तो जो मेरा इशू प्राइस होगा सर दैट विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू। कि अगर मैं बोल रहा हूँ 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयर के, वो इशू एट पार हुआ है, तो इसका मतलब है जो इशू प्राइस दैट विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। बट सर इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम तो क्या होगा, तो जो मेरा इशू प्राइस होगा दैट विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू प्लस द प्रीमियम अमाउंट। कि 10 रुपये का शेयर था, 20% प्रीमियम था, तो हम लोगों ने क्या किया, 10 प्लस 2 रुपीज़ का प्रीमियम, उसको 12 रुपये को हमने क्या मान लिया, इशू प्राइस। अब जर्नल एंट्री सोचो, सर वेंडर को किया था क्रेडिट, वेंडर को क्रेडिट करने का रीज़न ये था कि वो हमारी लायबिलिटी थी। लायबिलिटी को ख़त्म करोगे तो क्या करोगे, वेंडर अकाउंट को कर दोगे सर डेबिट। पहले हम इस केस में सीख रहे हैं, ओके, इशूड एट पार के केस में। अब देखो जब तुमने इस वेंडर को कर दिया डेबिट तो इसका मतलब है उसको तुमने शेयर्स अब देने हैं। जब तुम उसको शेयर्स दे दोगे तुम्हारी कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो इन शॉर्ट बोलूं तो इस केस में वो तुम्हारे बिजनेस के अंदर कैपिटल ला रहा है, बट इन काइंड ला रहा है, इन कैश नहीं लेके आ रहा है, एसेट्स की फॉर्म में ला रहा है। तो इस सारे के सारे पैसे को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, टू शेयर कैपिटल में। सर शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट कौन सी जाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखो। अमाउंट जो जाएगी वो जाएगी नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, ये हमने ऑलरेडी सीखा है कि शेयर कैपिटल में हमेशा नंबर ऑफ शेयर जितने मैंने इशू किए हैं उस पर्टिकुलर वेंडर को, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है वो अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगी। बट अगर यही मैं बोलूँ कि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस होगा सर फेस वैल्यू और प्रीमियम के इक्वल। बट जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, वेंडर को किया डेबिट, 18,000 के एसेट से वेंडर को क्रेडिट किया था। जब एसेट्स आए थे तो वेंडर को 18,000 से क्रेडिट किया, 18 से डेबिट कर दो क्योंकि अब वो खत्म हो गया हमारे बिजनेस से, टू शेयर कैपिटल। अब 12 रुपये का अगर शेयर, लेट सपोज 12 रुपये का शेयर था जिसमें 10 वॉज द फेस वैल्यू, 2 वॉज द प्रीमियम, तो मैं यहाँ कितनी अमाउंट डालूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इशू कितने किए हैं मल्टीप्लाई बाय ₹10। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फेस वैल्यू 10 है और 2 रुपये का प्रीमियम है, और यहाँ पर भी जो ऊपर तुमने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाले हैं इंटू ₹2 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आई होप तुम लोगों को ये समझ आया होगा। तो फर्स्ट केस का कॉन्सेप्ट ये था। अब फर्स्ट केस के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोलता है, रत्नाकर लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम जेसी लिमिटेड। उसने क्या बोला, इसके एसेट्स लिए, तो इसका मतलब है सर ये हमारा कौन है, वेंडर। फिर क्या हुआ, 18 लाख के एसेट पे किए, 18 लाख के एसेट्स बाय किए, और उसको पे कैसे करेंगे, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, कि उसको हम 100 रुपये का एक शेयर देके हम उसको जितनी भी उसकी पेमेंट है वो सारी करेंगे, मतलब शेयर्स को इशू करेंगे। कहता पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, केस नंबर 1 पार, एंड द सेकेंड इज शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। सर आपने बताया था एक बात कि नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो, तो नंबर ऑफ शेयर्स देखो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। केस नंबर 1 है एट पार का, केस नंबर 2 है सर एट प्रीमियम का। तो देखो तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे निकालते हैं, सर आपने बोला था जब पार हो ना तो परचेज कंसिडरेशन, तो मैं यहाँ देखता हूँ परचेज कंसिडरेशन कितने की है सर, 18 लाख की परचेज कंसिडरेशन है, तो मैंने यहाँ लिखा 18 लाख की परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस एट पार में फेस वैल्यू इज द इशू प्राइस। तो जो मेरी यहाँ पे फेस वैल्यू है सर वो कितनी है, 100 ईच। इसका मतलब है मैंने 18,000 शेयर्स को इशू किया। सर अगर मैं प्रीमियम की बात करता हूँ, जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू हैं तो परचेज कंसिडरेशन इज सेम, दैट इज़ योर 18 लाख रुपीज़। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा
कितने से सर इशू प्राइस क्या होगा सर? देखो हम देखते हैं 20% का प्रीमियम है, 20% का प्रीमियम होता है, इसका मतलब है 100 रुपया फेस वैल्यू प्लस 20% ऑफ ₹100, दैट इज योर 20 रुपीज़। तो इसका जो है इशू प्राइस होगा दैट इज इक्वल टू 120। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 120 के साथ, तो ये मेरा आ गया 15,000 शेयर्स। सर बस अब तुम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, अब एंट्री पास कर दो। सर आपने से कहा था एंट्री नंबर 1 होगी एसेट्स को कर दो डेबिट जितने भी बिजनेस में आए हैं, और वेंडर को कर दो क्रेडिट, क्योंकि उसी टाइम पे मैं उसको शेयर्स नहीं दे रहा, उसको पहले मैं क्या करूंगा अपनी बुक्स के अंदर एज अ लायबिलिटी शो करूंगा, क्या कि मेरे को पता लग जाए, क्लैरिफिकेशन आ जाए कि मैंने शेयर किस कंपनी को इशू किया है। तो सबसे पहले मैं करूंगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री है। सर 18 लाख से आप कर दो इसको डेबिट, और 18 लाख से सर आप इसको कर दो क्रेडिट। सर अब वेंडर को बुक से ख़त्म करो और उसको शेयर इशू करो, वेंडर का ख़त्म कर दो, हिसाब किताब करो और उसको काम उसका ख़त्म कर दो। तो वेंडर अकाउंट कर दिया मैंने डेबिट, दैट इज योर 18 lakhs। सर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये पार पे इशू है, तो दैट इज ऑल्सो योर 18 lakhs। सर एंट्री नंबर 1 जो होगी वो यहाँ पर तुम्हारी सेम होगी, जो होगी हमारी वेंडर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 18 lakhs। चेंज कहाँ आएगा? एंट्री नंबर 2 में हम वेंडर को कर देंगे डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। सर कितने से? क्रेडिट कितने से किया था? 18 लाख से, तो डेबिट भी उसी से करो, 18 लाख से उसको डेबिट कर दिया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर इसमें प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो जब प्रीमियम भी आ जाता है ना, तब तुम्हें सिग्निफिकेंस समझ आएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स का होता क्या है। देखो कैसे अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकले थे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये, तो दिस कम्स आउट टू बी 15 लाख रुपीज़। SPR के केस में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वाज 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, तो ये आ गया मेरा 3 लाख। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन। अब हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझना, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, तो प्लीज़ फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सर अब वो क्या बोलता है? सर परचेज ऑफ बिजनेस। देखो सर ये तुम्हारा अपना भाई, सर तुम्हारे भाई के पास पैसे की कमी तो है नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं रहने वाला हूँ अमृतसर का। अब अमृतसर में क्या होता है, अमृतसर में ना कुछ भी हो जाए, कोई भी धंधा हो जाए, फेल हो जाए, बट खाने पीने का धंधा कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, जो तुम लोग आए हो शायद रिलेट कर पाओ। अमृतसर में ना एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है केसर दा ढाबा। सर 100 साल पुराना रेस्टोरेंट है, जो भी तुम लोगों में से अमृतसर आया उसको पता ही होगा कि केसर का ढाबा क्या है। ठीक है, 100 साल पुराना ढाबा है। अब मेरे को क्या था कि मैं क्या करने गया, मेरे को था यार मैं पैसे को अपने इन्वेस्ट करूं, क्योंकि पैसा इतना कि संभाला ही नहीं जा रहा, तो मैं पैसे को अपने इन्वेस्ट कर देता हूं। तो मैं क्या किया, मैंने कहा चलो यार आज ये 100 साल पुराना जो मेरा रेस्टोरेंट है इसी को खरीदते हैं। ठीक है, तो मैं इसके ओनर के पास गया, मैं पहले रेस्टोरेंट के अंदर गया। ठीक है, ये मैं वहाँ पर बैठा, मैंने कहा हाँ भाई डील करनी है, बोल क्या करें। कहता देखो, मैं अपने CA को साथ में लेके गया, मैंने CA को बोला भाई तो एक काम कर, सबसे पहले तो वैल्यूएशन कर कि इस ढाबे के कितने एसेट्स हैं। तो उसने मेरे को बताया कि सर देखो इस ढाबे के पास फर्नीचर 10 लाख का है, फर्नीचर है, AC है, बिल्डिंग है, किचन इक्विपमेंट्स है, सन्ड्री एसेट्स हैं, इन टोटल 70 लाख के एसेट्स इसके पास हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा यार एक बार लाइबिलिटी भी कैलकुलेट कर। उसने बोला, उसने उसकी बुक्स देखी, उसने देखा सर इसके पास तो सर 10 लाख के सर क्रेडिटर्स हैं और इसके ऊपर एक बैंक लोन चल रहा है 40 लाख का। सर आपने ये एसेट्स और लाइबिलिटीज क्यों वैल्यू करवाए? अपने CA को कह के, देख भाई एक बात को समझ, जब हम बिजनेस को ले रहे हैं ना, इसका मतलब है उस बिजनेस के एसेट्स भी सारे मेरे, उस बिजनेस की लाइबिलिटी भी मेरी। ठीक है, इसीलिए जब बिजनेस ले रहा हूं ना, इसका मतलब पूरी की पूरी उसकी बैलेंस शीट उठा के अपनी बैलेंस शीट में मर्ज कर दूंगा कि उसके एसेट्स भी मेरे, लाइबिलिटी भी मेरी। ठीक है,
तो उसने मेरे को बोला देखो सर 70 लाख के इसके एसेट्स हैं और इन टोटल 50 लाख की इसकी लाइबिलिटीज़ हैं। सर किसकी? सर ये केसर के ढाबे वाले की। मैं तुम्हें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बता दी। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि मेरे को इसको कितनी पेमेंट करनी चाहिए। सर कितनी क्या पेमेंट करनी है? देखो इसका 70 लाख के एसेट्स थे, ठीक है, लाइबिलिटी इसकी 50 लाख थी। अब पूरे एसेट्स में से जो इसकी लाइबिलिटी उसको माइनस कर दो, नेट बचा सर 20 लाख, ठीक है। अब 20 लाख से इसको पेमेंट कर दो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ आई? अब मैं उसके ओनर के पास गया, ओनर कहता ठीक है सर मैं आपको पेमेंट, जो मैं अपना बिजनेस सेल करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बट मैं आपको इसका जो फाइनल प्राइस है जिस पे मैं सेल करूँगा मैं आपको शाम को मैसेज करता हूँ। सर आप देखो, मैंने उसका मैसेज आया तो क्या था, उसने एक अमाउंट लिख के भेजी कि आई वॉन्ट टू सेल इट एट दिस। मैंने तो पहले नंबर ऑफ जीरोस गिने, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 जीरोस। सर आपने तो कहा था 70 लाख के एसेट, 50 की लायबिलिटी, 20 लाख पे करो, खत्म करो बात को, प्रॉब्लम क्या है? बेटा उसने ना 2 करोड़ रुपए की अमाउंट लिख के भेजी। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा सर वो आपने ना गलती से 1 जीरो ज़्यादा लगा दिया है। कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई 1 जीरो ज़्यादा नहीं लगाया, मैं अपना बिजनेस 2 करोड़ में बेचूंगा। मैंने कहा है क्या हुआ ये? तो मेरे सीए ने मेरे को समझाया, वो तुम भी समझो। क्या समझाया उसने? कहता सर देखो, कायदे से जो आप बोलो 70 लाख के एसेट, 50 की लाइबिलिटी, 20 लाख पे होना चाहिए था, बट हुआ क्या? अब मैं यहाँ पे जनरल एंट्री भी सिखा रहा हूँ, मेरे अकाउंट्स में कैसा हुआ होगा। देखो मैं बिजनेस बाय कर रहा हूँ, तो मैंने सारे फर्नीचर वगैरह जो भी एसेट्स तो मैंने बाय किए, तो मैं इसकी अमाउंट ऊपर से देख के लिख लेता हूँ। सर 10 लाख 550, तो मैंने देखा फर्नीचर था 10 लाख का, एसी थे 5 लाख के, बिल्डिंग थी सर 50 लाख की, किचन इक्विपमेंट से 3 लाख के, 2 लाख के और 3 लाख के, सो 2 लाख के किचन इक्विपमेंट्स, और डेटर्स थे सर 3 लाख के। तो इसका मतलब है ये इन टोटल 70 लैक्स के एसेट मेरे बिजनेस के अंदर आ गए। तो मैं एंट्री नंबर 1 एसेट्स को कर दूंगा डेबिट, लास्ट केस में जैसे किया था। इस केस में क्या करूंगा, वेंडर को तो क्रेडिट करना ही है। अब वेंडर है केसर का ढाबा वाले का जो भी है, तो मैं इसको मानता हूँ ये कंपनी है, तो इसको कितने शेयर देने, मतलब कितना पैसा देना सर? 2 करोड़। अब क्या हुआ सर, इसको 2 करोड़ की मैंने पेमेंट करनी थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेंडर का नाम लिख के सर 2 CR, ठीक है। इसकी लाइबिलिटी भी थी 40 लाख का, इसके ऊपर बैंक लोन चल रहा था, और 10 लाख का क्रेडिटर्स थे। सर सिंपल सी बात है, पहली एंट्री में क्या करोगे, एसेट्स को डेबिट करोगे, लाइबिलिटी को कर दोगे क्रेडिट। अब क्या होगा सर, देखो 70 लाख के एसेट, 50 की लाइबिलिटी, 20 पे करने चाहिए थे, मैंने उसको पे कितने किए सर? 2 करोड़। इसका मतलब है मैंने उसको बोला सर आप एक बात बताओ, आप 1 करोड़ 80 लाख ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? कहता भाई ढाबा कितना पुराना है? मैंने कहा, कहता 100 साल। भाई तू सोच, जब तू गल्ले पे बैठेगा बिजनेस खरीदने के बाद, तो 100 लोग बाहर लाइन लगा के बैठे होंगे। तेरे को ना कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, ना तेरे को शेफ बिठाना है, ना तेरे को रेसिपी फाइंड आउट करनी है, सब कुछ तेरा है। 1 करोड़ 80 लाख मैं अपनी गुडविल का मांग रहा हूं कि 20 लाख के बिजनेस के लिए मैं उसको 2 करोड़ रुपया दे रहा हूं, इसका मतलब 1 करोड़ 80 लाख रुपया ज्यादा दे रहा हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे बिजनेस के अंदर कुछ और एसेट वाली साइड में, मतलब डेबिट साइड में कुछ और आना चाहिए, जो है उसकी गुडविल। सर समराइज करूं तो क्या बोलता है कि व्हेन द परचेज कंसिडरेशन, सर परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मैंने उसको कितनी अमाउंट पे की, सर 2 करोड़ पे की, इज मोर देन द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब होता है कि सारे एसेट्स को प्लस करो, लाइबिलिटी को माइनस करो। 70 लाख माइनस 50 लाख 20 लाख, तो मेरी परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट एसेट्स। तो जो मेरा डिफरेंस होगा ना सर, वो मेरा कहाँ जाएगा? गुडविल में। इजी भाषा में अगर मैं समराइज कर दूं तो ये वो बोलता है कि अगर सर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है तो बैलेंस कहाँ जाएगा? गुडविल में। आई होप तुम लोगों को ये समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या डालेंगे सर? बेटा सेम एंट्री, इशू ऑफ शेयर्स के जैसे ऊपर था ये कॉपी पेस्ट सब कुछ वैसे का वैसे करना है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, ठीक है, उसमें इशू प्राइस होगा। अगर तुम लोगों ने पार पे इशू किया तो वेंडर अकाउंट डेबिट, या वेंडर कौन है सर? केसर का ढाबा टू शेयर कैपिटल, एंड सेम वेंडर टू शेयर कैपिटल टू SPR इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझो। अब मैंने आपको क्या बोला, मैं ना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या किया,
मैं एक एमएन क्लासेस है, ठीक है सर, वो जो उसका टीचर है ना वो ना शिफ्ट हो रहा है, वो कह रहा है यार वैसे भी क्लासेस तो चल नहीं रही, तो मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है, कहता तू मेरा बिजनेस बाय करना चाहता है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तेरा बिजनेस लेता हूँ। अगेन हम लोग गए सर, ये अकेडमी में गए, मान लो अकेडमी है सर, वहाँ पे गए। अब हम लोगों ने क्या बोला, मैंने अपने सीए को दोबारा बोला, उसने बताया सर ये एसेट्स हैं, इसका टोटल है 23 लाख रुपया, ये उसकी लाइबिलिटी है, उसका टोटल है 15 लाख रुपया। सर कायदे के अनुसार आपको कितनी पेमेंट करनी चाहिए सर, आपको करनी चाहिए 23 लाख माइनस 15 लाख, आपको सर उसको 8 लाख की पेमेंट करनी चाहिए, ठीक है। मैंने उसको बोला बोल भाई तू कितने में बिजनेस बेचेगा, कहता 3 लाख में। मैंने कहा क्या, कहता भाई मैं तो 3 लाख में बिजनेस बेच दूंगा। 8 लाख के बिजनेस की वैल्यू मुझे 3 लाख रुपए में मिल रहा है। मैंने कहा ये क्यों ऐसा कर रहा है यार, मैंने सोचा, ठीक है। अब मेरे को इस बिजनेस को खरीदने से गेन हो गया, ठीक है। अब इस गेन को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, पहले पढ़ते हैं, देखो। तो मैंने उसको बोला सर थम्स अप, डील डन। तो देखो क्या हुआ, मेरे बिजनेस के अंदर ये सारे एसेट्स आ गए, एसेट्स डेबिट हो गए सर, ये लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई। कैसे लाइबिलिटी, 15 लाख के क्रेडिटर्स थे और 3 लाख की मेरे को ये एमएन क्लासेस लिमिटेड को सर पेमेंट करनी थी। अब देखो क्या हुआ, यहाँ का टोटल क्या था सर 23 लाख, इधर का टोटल क्या है 18 लाख। सर मतलब 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है सर लाइबिलिटी साइड में। तो मैं इसको डालूंगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर ये इसका बिजनेस नहीं चल रहा था, ये ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके पास गुडविल तो कोई भी नहीं है, इसीलिए इसने क्या किया, इसने महंगा बिजनेस सस्ते में बेच दिया। तो मेरा यहाँ कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा सर, वो आएगा 5 लाख रुपये, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व के अंदर वो सारे गेन आते हैं जो मैंने कैपिटल एसेट से एक्वायर किए हूँ, ठीक है। मतलब डे टू डे में नहीं, वो कैपिटल रिजर्व में नहीं आएगा, डे टू डे जो प्रॉफिट कमाता हूँ वो जनरल रिजर्व में जाता है। कैपिटल रिजर्व किस लिए काम आता है कि देखो अब मैं ये क्लासेस को दोबारा से शुरू करूंगा, गुडविल तो इसकी पहले नहीं है, मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा तो खर्चा इनकर करना पड़ेगा, तो वो मैं सारे एक्सपेंसेस कहाँ से राइट ऑफ कर दूंगा सर, वो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर दूंगा। इसका मतलब सर अगर सिंपल सी बात है, परचेज कंसिडरेशन लेस देन द नेट एसेट्स, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा सर कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व में जो भी अमाउंट होगी उसको मैं आने वाले अनएक्सपेक्टेड जो भी एक्सपेंस होंगे, इसका रेंट होगा, इसका सॉरी रेंट तो नहीं होगा, अपनी बिल्डिंग है सर, इसका क्या क्या होगा, ये क्लासेस को अपना प्रोजेक्टर का खर्चा कुछ भी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ, बेंचेस का खर्चा हुआ, फर्नीचर का खर्चा हुआ, तो मैं कैपिटल रिजर्व से उसको राइट ऑफ कर दूंगा। सो आई होप तुम लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। Okay, so I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.